क्या हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आपको करवाऊंगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का, वो भी इग्नू का कोड जो कि हमारा BCH CT 133, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि है हमारा जून 2024 का, जिसके अंदर हमारे ये हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स इक्विलिब्रियम फंक्शनल ग्रुप और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत इजी वे में मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा। आपके लिए मैंने इसके साथ सोल्यूशन भी रख दिए ताकि आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले पाएं। एंड आपको अगर हैंड रिटन नोट्स या फिर हैंड रिटन आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखो, मैंने आपको बताया कि जो हम डिस्कस करेंगे जो रहने वाला है जून 2024 का पेपर, जो कि हमारा है केमिकल एनर्जेटिक्स इक्विलिब्रियम फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आपको कोई भी डाउट हो अगर कमेंट करना, और कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को एक बार टेलीग्राम पर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव वेरिएबल। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल दो तरीके के आपके वेरिएबल होते हैं, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे एक्सटेंसिव। मान लो आपको इंटेंसिव ना पूछ के एक्सटेंसिव पूछ लिया, तो दैट डिपेंड्स ऑन मास और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। तो इसी का उल्टा होता है आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं डेट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। समझ आया? एंड अगेन वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एनर्जी और डेंसिटी में से कौन सा आपका एक से एग्जाम्पल है और नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन मैंने आपके साथ साथ तैयार कर रखे हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ये वाला। देखो क्या बोला है, इंटेंसिव वेरिएबल। आई टोल्ड यू इंटेंसिव वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर डिपेंड विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर क्लासिफाइड इनटू द इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आई टोल्ड यू इंटेंसिव वेरिएबल दोज प्रॉपर्टी वैल्यूज डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। क्या बताया था मैंने? जो कि डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी पीछे दे रखा, तो डेंसिटी आपका इसका एग्जांपल हो गया किसका? इंटेंसिव का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये हमारा अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल जो कि डिपेंड करता है हमारे अमाउंट ऑफ मैटर पे, जिसके एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मास, वॉल्यूम, एनर्जी। तो एनर्जी पूछा था क्वेश्चन में, और एंथैल्पी। कंक्लूजन क्या निकलता है कि डेंसिटी हमारा इंटेंसिव वेरिएबल है, यस, और एनर्जी हमारा इंटेंसिव वेरिएबल है, नहीं। वो कौन सा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमसे इन्होंने? दे वर आस्किंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। देखो, जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करो तो उससे पहले आप इसकी गिवन वैल्यू लिखना जरूर गिवन वैल्यू मत भूलना, क्योंकि गिवन वैल्यू जब लिखते हैं तो एक फॉर्मेट में लगता है न्यूमेरिकल, और हो सकता है कि आपको इसके मार्क्स भी मिल जाए। ठीक है, तो आपका दोस्त आपको पूरी चीज कराने वाला है, बेफिक्र रहो। अब बस आपको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू बी एक्सपैंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दे रखा है पहले, तो टेम्परेचर लिख लेते हैं 25। आई थिंक मेरे को वहां बताना चाहिए, आपको अच्छे से लिखेगा। टेम्परेचर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप इनको सॉल्व करो केमिस्ट्री के अंदर, तो हमेशा डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो 225 में क्या ऐड करेंगे बच्चों? 273। यस, 273 ऐड करना है, तो आपको हो जाएगा इसका 298 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको पता है, और सेकंड आपका बोला है वॉल्यूम इतने से इतनी हो जाती है। तो स्टार्टिंग वॉल्यूम इतनी है और फाइनल वॉल्यूम इतनी है। तो मैं लिख लेता हूँ स्टार्टिंग वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम हमारी 20 डेसीमीटर क्यूब। और दे आर आस्किंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है, देखो, NRT log नेचुरल लॉग V2/V1। ठीक है, मैं अब सॉल्व करा देता हूं आपको, ताकि आपको सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया कि आपको प्रोवाइड करूंगा, तो अगले सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो आपकी अब टी की वैल्यू भी क्या होती है? नेचुरल लॉग, और टी हमारा जो टेम्परेचर है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, ये आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो ये आपको ये वर्क डन सिंपल से पूछा था।
मैंने क्या बताया आपको, सोल्यूशन भी आपका भाई आपके लिए रेडी करके लाया सारे। देखो मोल इसमें एक दे रखा था, टेम्परेचर आपका कन्वर्ट करा हमने, V1 पता है, V2 पता है, फॉर्मूला इसमें देखो ये करा, समझ आया, इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी और सिंपल सा आपका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आया, ठीक है। लाइक करते चले यार, लाइक मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो वर्क डन हमारा फाइनल निकल गया है 1.72 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दे आर आस्किंग द गिव थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी और राइट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी का अगर मैं बात करूं तो इट्स अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यस दोस्तों, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बुक शेल्फ में रखी है, आराम से रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है, बेसिकली लाइन बाय लाइन, मैंने बिगाड़ दी तो रैंडमनेस बेसिकली फैल चुकी है वो। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बेसिकली एस की बात करते हैं, अगर आपने सुना हो इस टर्म को 11th-12th में, तो डेल एस हमारा होता है एंट्रोपी, जिसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो लिख के डी क्यू अपॉन टी या डी टी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। बट दे वर आस्किंग फॉर व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल एस हो जाएगा हमारा एन आर V2 अपॉन V1, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपल। और सेकंड क्वेश्चन है, चलो पहले इसको देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन पीछे देखते हैं। यस, एंट्रोपी मैंने क्या बताया आपकी प्रॉपर्टी मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस। सिंपल मैंने बोलते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी। इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। बेसिकली ऑर्डर से डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता, वही हमारी एंट्रोपी कहलाती है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस के मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, ये रहा डी क्यू अपॉन टी, जहाँ पे टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डी इज आपका चेंज इन एंट्रोपी, रिवर्सिबल हीट एब्सॉर्ब और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और मैंने बताया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन आर लॉग V2 अपॉन V1। समझ आ रहा है आपको? ये समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करते चलेगा और लाइक करते चलेगा, वो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। तो एंट्रोपी का हमारा सिग्निफिकेंस क्या, देखो मैंने और भी चीज इसमें ऐड कर दी ताकि आप लोगों को और भी चीज पूछी जाए तो आप लोग बता दो बिना किसी झिझक के। एंट्रोपी इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और डिक्रीज होती है कंप्रेशन, बढ़ती है एक्सपेंशन के समय क्योंकि चीज फैलती है, तो फैलेगी तो जब रैंडमनेस होगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, और ये हमारी कम हो जाती है कंप्रेशन के समय, और natural process the higher entropy. Entropy is important criteria for predicting spontaneity। अब spontaneity देखते हैं होता क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे, कैलकुलेट एंथैल्पी, पहले देख लेते हैं फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा था, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये जो दे रखा है आपका इस कंडीशन में होती है, डेल्टा यू की वैल्यू आपको दे रखी है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन वैल्यू, राइट। तो आपको डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, -742.7 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 298 केल्विन। आर आपको पता ही है कितना होता है, 8.314 जूल पर किलो पर मोल, ठीक है। और एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी पूछी है, दे आर आस्किंग फॉर एंथैल्पी, बेसिकली दे आर आस्किंग डेल्टा एच। तो डेल एच कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताओ, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। यस, यहाँ पे एन जी क्या है, देखो सब हमें पता है, ये हमने निकाल लिया, देखो दिख रहा है आपको, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये कैसे निकलेगा, तो डेल एन बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, राइट साइड में माइनस, राइट साइड में बेसिकली प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे अगर मैं डेल एन जी की वैल्यू निकालूं तो राइट साइड पे देखो कहाँ गया, ये रिएक्शन अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं अभी दिखाता हूँ अगले आपको, देखो। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइट साइड में मॉलिक्यूल है ना गैस के, कितने मॉलिक्यूल है देखो, ये आपको दिख नहीं रहा होगा आई होप, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल इधर है और इधर आपका 3.2 बेसिकली 1.5 है। तो मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 1 से कंसीडर करा है, तो 1 से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सब वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करो तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको, देखो
वो रिएक्शन एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। तो राइट साइड इधर देखो, फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो आप लोग राइट साइड पे आपका एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक मॉलिक्यूल है हमारा N2 का, और इधर 3/2 मॉलिक्यूल है आपके। देखो गैस की बात हो रही है, सॉलिड की नहीं, ओनली गैस मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी रिएक्शन फिर से लिखो, रुको मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रुक जाओ, इसको भी रब कर देते हैं। ये अगेन वाइट, यहाँ पे लिखा है NH2CN जो कि एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, प्लस 3/2 ऑफ ऑक्सीजन जो कि गैस मॉलिक्यूल है। उसको अगेन जब सॉल्व करें तो आपको बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि अगेन एक गैस मॉलिक्यूल है, विद पहले नाइट्रोजन बनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और H2O जो कि एक लिक्विड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि डेल्टा NG क्या होता है, बेसिकली डेल्टा NG होता है आपका प्रोडक्ट साइड में आपके गैस मॉलिक्यूल माइनस, यहाँ पे लिख लो सिंपल N जो कि प्रोडक्ट साइड में, N जो कि रिएक्टेंट साइड में, ओनली गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे देखो कितना है हमारे डेल्टा NG कैसे निकलेगा, डेल्टा N जो कि हमारे गैस का है प्रोडक्ट साइड माइनस N जो कि हमारा रिएक्टेंट साइड। तो गैस का मॉलिक्यूल इधर देखो कितना है, इधर एक मॉलिक्यूल है और इधर एक मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ आगे एक इधर एक इधर, तो बेसिकली दो हमारे हो गए, और इधर 3/2 है, तो बेसिकली 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, तो आपका आ जाएगा 0.5। तो मैंने इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे 1 से कंसिडर करा है, न्यूमेरिकल में कर लेते हैं, बस आपको समझना ही तो है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, समझ आया डेल्टा एन कहते हैं, तो तीन वैल्यू आ गई हमारी, बस इसको सॉल्व कर दो। डेल यू हो गया आपका, डेल टी आ गया, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया आपको अप्लाई करना है, डेल एच इज टू डेल यू अपॉन सॉरी डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, जो जो चीज़ गिवन है आपको, जैसे मैंने समझाया, इधर 1 मोल गैस, इधर 1 इधर 2, माइनस करेंगे तो इधर देखो ना 3 पॉइंट, यहाँ पे 1.5 तो ना 1 कंसिडर करा है मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी हमारी। देखो इधर से माइनस करके डेल्टा एन जी निकाला था अभी पीछे हमने, तो वही चीज़ निकाल रखी है, सॉल्व करा, यू की वैल्यू रखी एन जी आर, और ये कैलकुलेट करा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, -740.2 किलो जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, साथ साथ आपको सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, गिव द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी फॉर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी गिव फ्री एनर्जी। तो देखो स्पॉन्टेनिटी या फिर मैं बोलूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है वो रिएक्शन जो कि अपने आप हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई फालतू में अपने आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं दे रहा लेकिन अपने आप हो रही है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप ही हो रहा है, और हाई जो भी मेरा पानी का फ्लो है हाई से लो की तरफ जा रहा है, अपने आप हो रहा है, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस या फिर स्पॉन्टेनिटी होती है, रिएक्शन या फिर जो चीज़ अपने आप हो रही है, जो डेट हैपन्स विद इट्स ओन। एंट्रोपी गिफ्ट फ्री एनर्जी का क्या सीन है यहाँ पे देखो बच्चों, देखो जब भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गिफ्ट फ्री एनर्जी की, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए गिफ्ट फ्री एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होगी, डेल्टा जी यू से नहीं, जीरो बोलो, जीरो से कम होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव है। ठीक है, और डेल्टा एस जो है जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो ये गिफ्ट फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा एस आपकी बेसिकली एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाके मेरी क्या कहलाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसको याद कैसे करा जाए, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, देखो डेल्टा जी आपका नेगेटिव में आ रहा है और जी आपका यहाँ पे आ रहा है और ऐसे आपके यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये दोनों क्राइटेरिया जब फिल होगा, डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा, जब हम बोलेंगे कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। समझ आया आपको, पहला क्वेश्चन ही था सिंपल सा। दूसरा है मोलर एंथैल्पी ऑफ एन फ्यूजन ऑफ, ये दे रखा है मोनोटैमिक नोबल गैस फाउंड टू बी 1.3 किलो जूल पर मोल। क्या बोलना चाह रहे हैं, मोलर एंथैल्पी दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है फ्यूजन वाली 1.3 किलो जूल, तो इसको नॉर्मल जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए 1300 हो जाएगा, 10.3 1300 जूल। ठीक है, नॉर्मल हो गया मोलर एंथैल्पी। और क्या बोला गया इसमें, क्या दे रखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला दे रखा है -190 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँगा -190 + 273
टोटली आई थिंक 273। इधर 273 में से इसको माइनस करो 190, देखो 273 3 8 तो 83 आ गया, तो 83 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर आ गया आपको, फ्यूजन आ गया, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला सिंपल सा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कौन सा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल एस, एंट्रोपी पूछी ना आपसे फ्यूजन वाली, एस फ्यूजन, तो डेल एस का फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने आपको, भैया डेल एच अपॉन टी मेल्टिंग, यहाँ पे फ्यूजन वाला, तो फॉर्मूला पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या है 1300 183 ऑर्डर कैलकुलेट करो। ठीक है, पीछे चेक करते हैं, मैंने बताया सोल्यूशन लिखा 15.66 है, गेस कैलकुलेट करने पाएगा। वो प्रोसेस जो कि अपने आप हो रहा है विदाउट कंटिन्यूअस एक्सटर्नल असिस्टेंस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फ्लो ऑफ हीटिंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये चीज अपने आप हो रही है, इसको कैसे अब तुम रोको, अपने आप हो रही है, रोक तो सकते नहीं आप, मेल्टिंग ऑफ आइस अब 0 डिग्री सेल्सियस, ये चीज नेचुरल है। ठीक है, अब आपका स्पॉन्टेनियस के लिए दूसरी चीज मैंने क्या बताया, डेल्टा एस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ आए, स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल केस में देखिए स्पॉन्टेनियस ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पे डेल्टा जी आपका 0 होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस केस में डेल्टा जी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होती है, और स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, बेसिकली नेगेटिव होती है। तो कंक्लूजन क्या निकला है, दोनों केस में एंट्रोपी एंड गिफ्ट फ्री एनर्जी हेल्प करती है स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मैं पूछूंगा कि स्पॉन्टेनिटी या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, बस सिंपल। सेकंड क्वेश्चन एंट्रोपी फ्यूजन, बेसिकली वही डेल्टा एस फ्यूजन, तो वही डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, ये निकाला है हमने, देखो ये चीज करी थी हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, समझा रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन भी, फिर इसके बाद सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, तो आपको कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन दे रखी है, आपका पार्शियल प्रेशर पे आपका एक्सप्रेशन पूछो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन पहले पे। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, क्या सिंपल है देखो, सिंपल देखो, पहले हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर वाला, तो दे वर आस्किंग फॉर केपी, केपी सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होगा, राइट साइड पे जो भी हमारा उसका पार्शियल प्रेशर में ले लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर, जो भी इसका बाहर कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लो, और नीचे हमारा NO है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO उसका स्क्वायर, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सिंपल, समझ आया पहला वाला। सेकंड, इसी को सेकंड वाले केस में, पहले वाला यही है, और सेकंड वाले केस में कैसे करोगे, कंसंट्रेशन वाले में, तो बस इसको थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे, और इधर NO है तो NO2 और इधर O2, सिंपल। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, और इजी है समझते कैसे करना है कैसे नहीं करना। क्या लिखा है कि इसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर दे रखा, 3 आइडियल गैसेस है A B C, ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ A, जो कि आपका यहाँ पे देखो दे रखा है एक चीज, 20% डिसोसिएशन होता है प्रेशर, 1 ATM आपको प्रेशर दे रखा है, कैलकुलेट करना पार्शियल प्रेशर ऑफ ABC, तीनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। देखो पहले मैंने समझा आपको, ये इस तरीके से आपका किस तरीके से निकलेगा पार्शियल प्रेशर, वो जो एक्सप्रेशन है पहले तो समझ आ गया होगा, अब दूसरा समझते हैं। सॉरी सॉरी, हो जाता है खाली। देखो पहले के ये दूसरे केस में क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे रिएक्शन देखो, पहले A B C, A तीनों कैसे याद रखना, ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 3 नंबर फ्री फंड के। देखो हम पहले मोल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली स्टार्टिंग में अगर मैं मोल्स की बात करूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की साइड पे लेट सपोज ये मेरे स्टार्टिंग मोल 1 है, और ये अभी कोई बनी नहीं है तो 0 0 है, यहाँ से इक्विलिब्रियम के टाइम पे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक को लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिख लो,
इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे मैं अज्यूम करता हूँ कि इसमें से अल्फा मेरा डिसोशिएट हुआ है और जीरो सॉरी अल्फा निकला है तो अल्फा ही बनेगा। क्या मतलब जितना टूटता है उतना यहाँ पे बनता है, याद रखना। अल्फा टूटा है अल्फा बना, इधर भी अल्फा बना। तो इसका अगर मैं टोटल करूंगा, ये टोटल करूंगा ये वाला, तो इधर इनका टोटल मेरा आएगा, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है ना। एक अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 प्लस अल्फा, ये आ रहा है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या है ये, टोटल मोल्स। छोटा पर पहले इसको लिख लेते फिर आपको छोटा करते, ठीक है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे इतने आ गए। और यहाँ पे एक चीज और दे रखी थी क्वेश्चन में, देखो आप अच्छे से देखोगे तो डिसोसिएशन आपकी कितना हो रखा था, डिसोसिएशन आपका 0.20% हो रखा था, 20%। अल्फा की वैल्यू 20%, या फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 से 0.2, ठीक है, या फिर 20 लिख लो इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया। इस केस में अगर मैं टोटल मोल्स निकालूंगा, टोटल मोल्स यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 0.20 तो हो जाएंगे 1.2। ये टोटल मोल्स है, याद रखना टोटल मोल्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके छोटा करते हैं इसे। सेलेक्ट कर लो पहले, क्योंकि हम इसमें और समझाते हैं कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। अब हमसे बोला है कि उन्होंने यहाँ तक निकल गया, और इससे बोला है कि एक एक करके गैस का वो निकालते हैं, सॉरी समझ आता हूँ। और हमसे बोला है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ एबीसी। तो पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लेट्स कंसीडर, या फिर पहले मोल्स निकालें, पहले ए की बात करते हैं। गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, देखो गैस ए मेरी यहाँ पे थी पहले वाले केस में, तो इधर की केस में 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा कितना था हमारा 0.20, तो इधर आपको हो जाएगा 0.8, ठीक है, ATM। और यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 1.2 है, हमने पहले निकाल लिया यहाँ पे 1.2। और कैलकुलेट करते हैं, यस, पार्शियल प्रेशर इस वाले में रखेंगे, पार्शियल प्रेशर प्लस टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसके 0.80, टोटल हमारे 1.2 और इंटू पार्शियल प्रेशर 1, टोटल प्रेशर 1 है, क्वेश्चन में दे रखा ना, टोटल प्रेशर ऑफ 1 ATM, ठीक है। इस तरीके से आपका निकल जाएगा। सेकंड, ये पहले निकल गया। सिमिलरली अगर मैं गैस बी का निकालूंगा, गैस बी का, तो कैसे निकलेगा, गैस बी में मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे देखो एन कितना है, या फिर इधर अल्फा कितना है 0.20, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर पी लिख रहा हूँ सिंपल में, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका टोटल 0.20 अपॉन 1.20 इंटू 1, इसको कैलकुलेट कर लो, जो मेरा बी का आंसर आएगा वही मेरा सी का आंसर आएगा, इक्वल टू गैस सी। समझ आया आपको किस तरीके से करा मैंने, तो सिंपल सा सॉल्यूशन था, यही कर रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यही चीज चल रही है और यही चीज मैंने इसमें करी है, देखो
इन्होंने वैसे करा जीरो डिसोसिएशन, प्रेशर, टोटल प्रेशर निकाल दिया। इन्होंने कुछ इस तरीके से करा है कि इस तरीके से मान लो इनिशियल इसका एन था और इस दोनों 0 0, तो एन में से एक अल्फा माइनस बेसिकली चेंज कितना हो रहा है, एन में एक अल्फा चेंज हो रहा है, इधर जितना चेंज यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे प्लस में चेंज होगा, जितना चेंज यहाँ पे होगा वही मैंने जैसे अल्फा लिखा था, तो यहाँ पे से आपका मोल्स इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितने थे वही कैलकुलेट करके लिख दिए, इसमें से इसको माइनस करके लिख दिया। इधर जो मैंने समझा वही है, बस इन्होंने एन को लेके चला कंसीडर करा, ठीक है। टोटल प्रेशर कैसे निकला, वही जो हमारा एन निकल के आया था, हमारा अल्फा प्लस बनाया था ना, जैसे हमने इनिशियली 1 मान के चले थे तो इन्होंने एन मान के चल रखे हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। एन कैसे निकला, वही 1.2n, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी थी ना, देखो समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो वही चीज़ हो रही है। समझ तो आना चाहिए आपको, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना यार, बहुत आपके लिए तैयार करा सारा पेपर, क्योंकि फिजिक्स की क्लास तो आपकी बढ़िया चल रही है, ठीक है। फाइनल आंसर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0.67, 0.17 और 0.17। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी मूव टू द ली चैटलायर प्रिंसिपल। तो ली चैटलायर प्रिंसिपल क्या होता है, वो प्रिंसिपल जो कि अगर मेरे सिस्टम में कोई भी चेंज आता है, प्रेशर में, टेम्परेचर में, या किसी भी चीज़ में चेंज आता है, तो सिस्टम मेरा उस कंडीशन में चेंज होना चाहेगा जिससे कि वो इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन मेरी इक्विलिब्रियम के टाइम पे है। जैसे लेट सपोज ये मेरा पाइप, ये मेरा पेन है, ये यू करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक ली चैटलायर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सिस्टम को कुछ, जैसे मान लो इधर से नीचे हुआ है तो क्या करेगा कि इस साइड से भी नीचे कर देगा ताकि मेरा ये वापस इसी कंडीशन में आ जाए। तो यही चीज़ है कि जब भी मेरा किसी चीज़ में चेंज होता है तो मेरा सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि मेरा इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड हो जाए, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो when a system at equilibrium is subjected to change in the concentration, pressure, temperature और volume, the equilibrium shift in such a direction, इस डायरेक्शन में चेंज होगा ताकि वो जो भी चेंज हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो। क्या मतलब, जैसे A B C प्लस D, जैसे मान लीजिए कंडीशन है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, यहाँ पे इन दोनों के पास बराबर बराबर पैसा है, ठीक है। मैंने मान लो 100 रुपये इधर दे दिए, 100 रुपये, कितने रुपये दिए भाई, 100 रुपये। तो ये जो 100 रुपये है अब ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, कब तक शिफ्ट होंगे, जब तक यहाँ पे 50 शिफ्ट नहीं होते, यहाँ पे 50 हो जाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो इस तरीके से आपका ली चैटलायर प्रिंसिपल भी बोलता है कि जिस भी कंडीशन में चेंज आ रहा है वो उस तरीके से चेंज होना चाहिए कि आपका इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाए। समझ आए दोस्तों, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, ये लिखा है फॉलोइंग इक्विलिब्रियम दे रखा है H2 प्लस I2, ये इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर और HI। देखो देखो केमिकल आपका जो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, याद रखना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। ली चैटलायर प्रिंसिपल का कंक्लूजन है प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ, या फिर डायरेक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम या तो आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है या फिर पीछे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, ये आपकी इक्वेशन लिखी है H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 53, क्वेश्चन में दे रखा है किलो जूल और HI। अब देखो इस तरफ आपकी, जैसे मैंने आपको 100 रुपये का एग्जांपल समझाया था, एनर्जी इस तरफ दे रखी है, तो बेसिकली यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एंडोथर्मिक बेसिकली रिएक्शन आपकी इधर की तरफ एनर्जी दे रखी है, तो किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, सिंस हीट अपीयर्स ऑन द रिएक्टेंट साइड द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड, पहले क्वेश्चन ये पूछा था पहले पार्ट में, डिक्रीज इन द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को डिक्रीज करा जाएगा, जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मेरा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक बोले तो एनर्जी यहाँ पे निकलेगी, अब एनर्जी जब यहाँ पे निकल रही है तो इधर की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ की तरफ एनर्जी निकल रही है टेम्परेचर डिक्रीज होने पे, तो एनर्जी इधर की तरफ ट्रांसफर होगी। समझ रहे हो दोस्तों। सेकंड, प्रेशर की बात करी जा रही है, प्रेशर है ना सेकंड। प्रेशर में देखो क्या बोलना चाह रहे हैं सेकंड में, यस प्रेशर। तो देखो क्वेश्चन में देखोगे तो इधर आपका प्रेशर जब भी होगा गैस से रिलेट होगा, तो इधर गैस के मॉलिक्यूल 2 है, इधर भी गैस के मॉलिक्यूल, इधर 1 है, इधर 1 है, 2 है, तो दोनों तरफ आपके मॉलिक्यूल सेम है, तो कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं होगा बेसिकली, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, सिंपल सा आंसर रहेगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है इन्होंने रिमूवल ऑफ HI। अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब HI को ही तुम रिमूव कर दोगे, मान लो ये हट गया, यहाँ पे ये बना ही नहीं अभी,
ठीक है। तो जब बना ही नहीं तो इसका मतलब रिएक्शन इधर की तरफ सारी शिफ्ट हो जाएगी इसको बनाने के चक्कर में। जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपये थे, 100 रुपये खत्म हो गए, तो इधर की तरफ जो भी था जीरो तक होने तक यहाँ पे रिएक्शन जब तक शिफ्ट होगी, जब तक ये 100 होने, जैसे मान लो बराबर बराबर 100 थे, यहाँ 100 थे, यहाँ 100 थे, और ये 100 खत्म हो गया, तो रिएक्शन इधर शिफ्ट होगी जल्दी से, ताकि दोनों तरफ 50-50 हो जाए, बराबर बराबर बढ़ जाए, इक्विलिब्रियम बन जाए। तो यही चीज़ में लिखिए, जब एच आई हट जाएगा, रिमूवल ऑफ एच आई एक प्रोडक्ट है, रिमूविंग ऑफ एच आई डिक्रीजिंग द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जिससे कि जो मेरी रिएक्शन होगी नीचे टू लाइट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एच आई ज़्यादा बनाएगी और रिएक्शन राइट की तरफ शिफ्ट होगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होगी, प्रेशर में आपको कोई चेंज नहीं आएगा, और रिमूवल ऑफ एच आई में राइट तरफ शिफ्ट होगी। समझ आ रहा है दोस्तों? तो एक बार थम्स अप करके लाइक करते चलो यार, लाइक मत भूलो। Next, what are the buffer solution? Give an example. Calculate the degree of ionization and pH of 0.1 mole aqueous solution of acetic acid. And ये जो क्वेश्चन दे रखा है, बफर सोल्यूशन क्या होता है, या फिर मैं बात करूँ एक ऐसा सोल्यूशन जो कि पीएच में चेंज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा एसिड और बेस डाल देंगे तो डेट डज नॉट वांट टू चेंज इन द पीएच, जस्ट एडिंग फ्यू अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इन इट। देखो, a buffer solution is a solution that resists a change in pH when small amount of acid and base are added। जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच, जब छोटा अमाउंट में एसिड और बेस इसको ऐड करा जाता है। दो तरीके के पीएच होते हैं आपके, एसिडिक पीएच और बफर होता है, सॉरी, और एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये आपका वीक एसिड होता है प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि CH3 COOH प्लस ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने ये ले रखा है, ठीक है। सिमिलरली बफर सॉल्यूशन वीक बेस में उसका उल्टा हो जाएगा, वीक बेस होता है, इधर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, और ये जैसे एग्जांपल इसके ले रखा है सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हमारा अमोनियम क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड, इंपॉर्टेंस क्या है बफर की, ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन करने में, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन में, और एनालिटिक केमिस्ट्री के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। बफर आपके प्रिवेंट करते हैं सडन चेंज इन पीएच को, इसका फायदा ही है। सेकंड लिखा था डिग्री ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पीएच। तो आपको क्या क्या चीज दे रखी थी इसके अंदर, आपका Ka दे रखा था, C दे रखा था, आपका सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो क्या लगा नहीं सकते आप, अल्फा निकाल नहीं सकते, सिंपल वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सिंपल सा क्वेश्चन, जब इसको सॉल्व करना है तो आप सिंपल में वैल्यू पुट करो, Ka की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है। देखो आफ्टर सॉल्व इसका एग्जाम्पल ये रहा, इसको सॉल्व करने पे यह है, तो जब परसेंटेज की निकालेंगे तो बात 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी परसेंटेज भी निकल जाएगी। H+ कैसे निकालोगे, C इंटू अल्फा करके, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, अल्फा आपने निकाला ऊपर से, जब कैलकुलेट करोगे तो इतना आ गया, और यहाँ से पीएच भी कैलकुलेट कर लो साथ साथ, माइनस लॉग जो भी आपके इनकी कंसंट्रेशन है ये रहा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आ गई और पीएच की वैल्यू हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आया। तो कंक्लूजन के निकला कि एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज ओनली द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आयंस इन द वाटर प्रेजेंट है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ एसिड बेस and natural of the aqueous solution of NH3NO CH3OONA। तो यहाँ पे देखो सिंपल इसका डिसोसिएशन करना है, नेचर पूछा है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ, इसको ठीक है, इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरा एसिडिक निकलेगा, ज़्यादा एसिड निकलेगा, ठीक है। इस केस में अगर दो केस बनेंगे, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, तो ये वाटर के साथ ऐड होकर OH हो जाएगा, यहाँ से OH निकलने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा। ये चीज़ सॉल्व करनी है, बस बताना है, इसमें गिव रीजन देना है, ठीक है। क्या मतलब मैंने क्या बोला, जब ये मेरा डिसोसिएट होगा तो NH4 NO3 आपका NH4 प्लस में और NO3 में होगा, तो NH4 आपका एक कॉन्जुगेट एसिड है और ये मेरा वीक बेस है। कॉन्जुगेट एसिड और मेरा वीक बेस है, जो कि वीक बेस में H+ आयन निकालने वाला। तो NO3 आपका कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि HNO3 है। नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा नाइट्रिक एसिड है। देयरफॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ NH4 प्रोड्यूसेस H+ आयन। क्या बताया मैंने कि इसके अंदर H+ आयन निकलेंगे, दैट्स व्हाई इट विल कंसिडर एज एसिडिक इन नेचर।
क्या लिखा है इनमें, नेचर क्या हो गया, एसिडिक। समझ आया आपको। अब इस सेकंड वाले क्या लिखा है, COONA, तो मैंने बताया इसमें ऐसे निकलेगा, Na प्लस निकलेगा। आपका एक कॉन्जुगेट बेस होगा वीक एसिड ऑफ CH3COOH। जब इसको वाटर के साथ ऐड करोगे तो CH3COOH और इधर OH नेगेटिव निकलेंगे, तो OH नेगेटिव निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा गाइस, बेस। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मेरा एसिडिक है और ये मेरा बेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ रहा है गाइस। सेकंड लिखा है सोडियम बेंजोएट इज द यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेटिव, कैलकुलेट करने में पीएच। अगेन 0.01 आपकी मोल दे रखा है, इसका मोलर एंथैल्पी दे रखी है, सॉरी मोल दे रखा है, और 293 केल्विन दे रखा है, हमें निकालना है पी की। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है। इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, इसलिए ज़्यादा करके दिखा नहीं रहा हूँ मैं। कंसंट्रेशन दे रखी है, पी के ए दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, सिंपल है, स्टेप 1 में कैलकुलेशन पहले वाले की तरह यहाँ पे के ए निकालना है 10⁻⁴.18 कैलकुलेट करके आ गया। के ए निकाल लिया, के बी कैसे निकलेगा, के डब्ल्यू बेसिकली वाटर का जो यहाँ पे लेंगे के डब्ल्यू और के ए दोनों को कैलकुलेट करके आपका ये आंसर आता है। और लास्टली हमारा ओ एच की कंसंट्रेशन निकालोगे फॉर बिग बेस रूट में KBC, जिसका आंसर सिंपल सा कैलकुलेटिव आता है। ये देखो सारे फॉर्मूले में साथ से लिखे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको इजी हो सके। स्क्रीनशॉट लेके सिंपल सा कैलकुलेशन तब कर लोगे, बस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना आपको। अब POH कैसे निकाला गया लॉग में, जैसे हमें PH प्लस का निकाला था, लॉग करके निकाल लिया, तो स्टेप 5 में हमारा POH इन दोनों को कैलकुलेट करके आ जाएगा, PH प्लस POH। तो हमारा PH आता है 8.09। 8.09 आने को मतलब क्या है कि किस तरीके का नेचर में है भाई, ये बेसिक नेचर में है। तो 7 से नीचे आता तो मेरा थोड़ा बहुत एसिडिक होता, 7 तक हमारा न्यूट्रल होता, और 7 से ऊपर आ रहा है 8 आ रहा है तो बेसिकली हमारा बेसिक नेचर है। नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स द हमारा नेमिंग रिएक्शन या फिर कंप्लीट द रिएक्शन। तो गाइस आप लोगों को देख रहे होगे, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। फर्स्टली दे वर आस्किंग बेंजीन रिएक्ट कर रहे हैं हमारा इथाइल क्लोराइड से, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सेकंड हमारा क्या होगा, थर्ड आंसर क्या होगा, तो बताओ क्या आंसर होने वाला है, सोचो सोचो क्या आंसर होगा। आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, सोच लिया। बहुत सिंपल सा आंसर है। पहली रिएक्शन कौन सी होगी बताओ, और दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी। पहली रिएक्शन तो सिंपल सी दिख रही है आपको कि हमारी यहाँ पे बेंजीन रिएक्ट कर रहा है हमारा इथाइल क्लोराइड के साथ, तो डेट्स हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सिंपल में क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी देखो ये क्या होता है, इसको बॉन्ड का अगर मैं बनाऊं तो बोल बना, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, यहाँ बनाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा बेंजीन है, ये मेरा है CH3, ठीक है। तो इधर होता क्या है, इधर एक H होता है ऑलरेडी, तो ये वाला H इसको लेके भग जाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ आपका बनेगा CH2CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन, मैथ है इथाइल बेंजीन और प्लस HCl। समझ आया, इथाइल बेंजीन और HCl। और इधर बनेगा हमारा ये एल्डिहाइड वाला फॉर्मूला बनेगा, ये हमारी रीमर टेमर रिएक्शन है। समझ आया, ये हमारी कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट, ये हमारी रीमर टेमर, और ये हमारी होगी डायजोटाइजेशन की। सिंपल रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन को सीधे सीधे याद करना है। इसको मैं इसमें बना देता हूँ, ये हमारा फिनॉल बन रहा है, ये देखो, ठीक है। होता क्या है ना कि NH का Cl लेके चले जाता है, तो यहाँ पे जो CHO के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHO, और ये OH तो ऑलरेडी रहने वाला है, ये बनता है इसका, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, सैलिसल्डिहाइड, जिसका मेन प्रोडक्ट है सैलिसल्डिहाइड। सिंपल सा था आंसर, इधर आपका बना है इथाइल बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल 3 आंसर मिल जाएंगे आपको। और इधर लास्ट में हमारा बनेगा बेंजीन का, बेंजीन वाला सॉल्ट। इसको मैं सही से कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ। देखो इधर बनेगा हमारा, ये जब भी टेम्परेचर की कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे कैल्विन में भी दे सकते हैं, तो आप कैसे करोगे, तो इसका आंसर बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है।
इधर इसका Na और Ca नेगेटिव आ गया और इधर आपका वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ से वाटर निकल गया और यहाँ से एक और चीज निकलेगी यार, NaCl प्लस NaCl। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आ रहा है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, और कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें, और टेलीग्राम पे नोट्स आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आपसे पूछें। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ एंड अगले क्वेश्चन के साथ।